सुनो, करें स्टार्ट। देखो ये एक ब्लॉक है, इसका मास है 5 kg। इस पे इधर मैंने फोर्स लगाया 25 न्यूटन का। जब तक ना बोलूंगा मान के चलूंगा फ्रिक्शन है ही। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? सर 5। बिल्कुल। मान लो इसके ऊपर मैं इधर फोर्स लगा देता हूं 10 न्यूटन। ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? सर 3। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो जाएगा 15 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास क्या आता है एक्सेलरेशन। मास कितना आपका 5, तो कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? क्या बात समझ में? यस सर। तो अब सुनो आगे की बात। एक रस्सी होती है ना, स्ट्रिंग के बारे में सुनो। तुम्हें ये तो पता चली गया नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये कैसी है? मासलेस है। कैसी है? मासलेस है। तो अगर मैं इतना सा सेक्शन ले लूं, इसका मास डेल्टा एम मान लो, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है टी, इधर लग रहा है टी डैश, और मान लो ये पूरी रस्सी इधर एक्सेलरेट कर रही है ए से। तो इक्वेशन क्या लिखोगे? टी माइनस टी डैश इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू ए, यही लिखोगे ना? नेट फोर्स इज इक्वल टू एम है ना? बेटा बोलो। यस सर। लेकिन अगर मास लेस है तो ये डेल्टा एम 0 है, तो टी शुड बी इक्वल टू टी डैश होना चाहिए, आया ना? तो अगर स्ट्रिंग मास लेस है तो आप ये सेक्शन इतना बड़ा बना लो, इतना बड़ा बना लो, तो एक चीज लिख लो, इफ स्ट्रिंग इज मास लेस टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग इज सेम। लिखो, इफ स्ट्रिंग is massless, then tension in the string throughout its length is same। आगे बात समझ, स्ट्रिंग के बारे में पता चल गया। एक चीज और देखो, ये अगर है पुली, पुली जानते हो, नाम सुना पुली? पुली नाम सुना? कुएं के ऊपर लगा रहता है ना पुली, इस पे से एक रस्सी ये रही, एक रस्सी ये। तो एक बात पक्की, अगर इसमें टेंशन टी है तो इसमें भी टेंशन क्या होगी? टी, क्योंकि ये तो एक ही रस्सी है, मासलेस स्ट्रिंग ट्रीट कर रही है, आया ना? क्या बात समझ में आ गई? यस सर। अब सुनो, अगर ये पुली है मासलेस,
डेल टाइम इसका मास ले लेते, ऊपर मान लो टी टेंशन है, टी डैश टेंशन है। तो एक चीज सोचो, ये रस्सी इसको नीचे की तरफ खींच रही होगी, ये रस्सी इसको नीचे की तरफ खींच रही होगी, किसी भी चीज पे बांध दो रस्सी उसको नीचे की तरफ ही खींचती है। तो तुम क्या करोगे, 2t माइनस टी डैश, अगर मान लो ये लिफ्ट का पार्ट है, एक लिफ्ट में है और इसका एक्सीलरेशन मान लो नीचे की तरफ है, तो ऐसी इक्वेशन बनाते तुम, आया ना पुली की। लेकिन मास लेस है तो ये चीज क्या हुई है, 0। तो 2t शुड बी इक्वल टू टी डैश, आया ना। तो if pulley is massless, net force on pulley is always 0। ये स्टेटमेंट भी लिख लो भाई, जब मासलेस है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो डेल्टा एम क्या हो गया 0। तो लिख लो if pulley is massless then net force on pulley is 0। लिख लो ये बात। If pulley is massless then net force on pulley is 0। लिख लिया तो बता दो, आगे बताता हूँ। सर ये थर्ड लाइन में क्या लिखा है स्ट्रिंग में? वापस बोल बेटा। सर थर्ड लाइन में स्ट्रिंग में क्या लिखा है? ये if string is massless then tension in the string throughout its length is same। यस। सर ये पुली वाली एक बार रिपीट कर दो। बस मास लेस है तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा, m इंटू ए। तो मास ही 0 है तो नेट फोर्स क्या होगा 0। यस सर। सीधी बात है, नेट फोर्स इज इक्वल टू m ए होता है किसी चीज पे। मान लो मास ही 0 तो नेट फोर्स क्या होगा हमेशा 0। बस। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। पक्का कि नहीं, यहाँ तक बात समझ। अब एक चीज और समझो, इस स्प्रिंग के बारे में। ये मान लो ये एक स्प्रिंग है, तो एक चीज होती है जिसे बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के। स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में होती है, लेंथ में होती है, तो स्ट्रिंग अपने एंड्स पे कितना फोर्स लगाती है, यार सबको ही पता है कितना फोर्स लगाती है जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होती है। बिल्कुल 0 लगाती है। अब के की वैल्यू मान लो 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर, इसकी यूनिट ऐसी होती है। तो अगर इस स्प्रिंग को मैं 1 सेंटीमीटर से एक्सटेंड कर दूं, कितने से, नेचुरल लेंथ से 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया, तो अब ये स्प्रिंग अपने एंड्स पे कितना फोर्स लगाएगी, एक्सटेंड कर दिया तो पुल करेगी।
10 न्यूटन, मैंने लिखा 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर, ये बताता है कि पर यूनिट, जैसे 5 रुपए 5 रुपीज पर केजी, तो 2 किलो कितने में आएंगे, आ रही बात समझ? 10 रुपए में कितने आएंगे, 20 रुपए में कितनी आएगी चीज, ये के भी वैसा ही है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो अगर 2 सेंटीमीटर से एक्सटेंड होगा तो कितना फोर्स लगेगी ये चीज, 3 से करोगे तो इसका फॉर्मूला है F इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स, हाँ है ना। के क्या चीज है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये क्या बताता है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चेंज इन लेंथ, ये क्या बता रहा है, के क्या बताता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग पर यूनिट चेंज इन इट्स लेंथ। ये बात समझ आ गई, गिवन स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट है, हर स्प्रिंग के लिए सेम ही है। जैसे एक मोटी सी स्प्रिंग आएगी, उसको एक्सटेंड करने में ज्यादा एफर्ट लगेगा, तो उसकी के की वैल्यू ज्यादा हो गई होगी ना, उसको एक हल्का सा भी एक्सटेंड करने में आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, एक स्लिंग की होगी, हल्के से फोर्स से एक्सटेंड हो जाएगा। तो के इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन स्प्रिंग, आई बात समझ में? ठीक है, अब बाकी स्प्रिंग को एकदम डिटेल में बाद में समझाऊंगा, अभी कुछ नहीं समझा रहा, ठीक है, अभी मैं कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा रहा अभी इसके अंदर, ठीक है, बस बेसिक बेसिक बात बताइए। अब सुनो जो मैं बात बता रहा हूं, हेडिंग लिखो कंस्ट्रेन्ड मोशन, कंस्ट्रेन्ड मोशन, और क्या बोलते हैं इसको, डिपेंडेंट मोशन। कंस्ट्रेन्ड मोशन और डिपेंडेंट मोशन, अब समझता हूं मैं क्या कहता हूं। ये ब्लॉक 5 kg का है, ये ब्लॉक 3 kg का है, इस ब्लॉक की इधर वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, इस ब्लॉक की क्या वेलोसिटी होगी बताओ, पीछे वाले ब्लॉक की क्या वेलोसिटी होगी, नहीं बता सकते? 7 कैसे निकाली है, हमें मेरे को भी बताना, कुलमी अनम्यूट करके बताना कैसे निकाली। तुम्हारे हिसाब से आगे गाड़ी जा रही है, पीछे दूसरी गाड़ी को भाग दिया, तो इसकी स्पीड ज्यादा होती है इससे, तो 4 ही होगी भाई, 7 होगी कैसे? अरे यार मैंने कहा कि एक ब्लॉक पीछे 5 kg को आगे 3 kg का है, 3 kg को इधर 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो 5 kg की क्या वेलोसिटी होगी? अभी भी नहीं बात समझ, क्रिश तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड। अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ये 3 kg का ही है, इसको कर दिया 9 kg का, इसकी वेलोसिटी अभी भी 4 मीटर पर सेकंड ही है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 4 ही होगी।
अगर इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका 4 है तो 4 एक्सेलरेशन भी ऐसे ही होगा। अब एक चीज देखो, इस चीज की वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? इसकी वेलोसिटी पे। इसके मास का तो लेना देना ही नहीं है ना। इस चीज की वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? इसकी वेलोसिटी पे। इसके मास का लेना देना नहीं है। आया ना? इसका मतलब इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं डिपेंडेंट मोशन। दैट इज इसका मोशन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसका मोशन इस पे डिपेंडेंट है, खुद के मास वास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसके मोशन पे डिपेंड कर रहा है। क्या इसका मतलब समझ में है? कंस्ट्रेंट का मतलब ये फंसा हुआ है बेचारा, ये कंस्ट्रेंट है, जिस वेलोसिटी से चलेगा ये उसी से चलेगा, जिससे ये चल रहा है उसी से ये चलेगा। क्या लॉजिक समझ में है? कंस्ट्रेंट या डिपेंडेंट मोशन का मतलब समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। एक स्ट्रिंग है, दो मासेस है इस पे, एक m1 है, एक m2 मास है। इसकी वेलोसिटी इधर है v1, इसकी वेलोसिटी इधर है v2। ये θ2, ये θ1। ध्यान से समझ लो जो मैं बात करूं। एक बार बताओ, अगर ये स्ट्रिंग टॉट कंडीशन में रहती है, दैट इज स्ट्रिंग टाइट रहती है, आया ना? कौन सी कंडीशन में रहती है? टॉट। दैट इज स्लैक नहीं करती। अगर स्ट्रिंग स्लैक नहीं करे तो मेरे को लगता है जैसे ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, इतनी सी देख लो। अगर ये टाइट रहनी चाहिए तो अगर इसकी वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलाउंग ज्यादा हो जाए और इसकी कम हो तो ये टूट जाएगी। इसकी स्ट्रिंग के अलाउंग ज्यादा, इसकी कम हो तो ये क्या कर जाएगी? स्लैक कर जाएगी। क्या बात समझ में आई? ये नहीं? क्या बात समझ में? तो अगर स्ट्रिंग टाइट कंडीशन में नीचे तो एंड पॉइंट की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलावा ये क्या होगा? इसका ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा? v1 cos थीटा। इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v2 cos थीटा 2। आया ना? तो मैं कहता हूं अगर ये टाइट कंडीशन होनी चाहिए तो v1 cos थीटा 1 स्ट्रिंग के एंड पॉइंट की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलावा, स्ट्रिंग के एंड पॉइंट की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलावा क्या रहनी चाहिए? क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। तो दैट इज v1 cos थीटा 1 should be equal to v2 cos थीटा 2। क्या बात समझ में? ये नहीं? लिखो, if string is in taut condition, if string is in taut condition, if string is in taut condition, ये बताया कि स्ट्रिंग के जो एंड पॉइंट्स की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलावा सेम होनी चाहिए। अगर इसकी पॉइंट की वेलोसिटी इसके अलावा, इसकी पॉइंट की वेलोसिटी अगर ये ज्यादा हुई और ये कम हुई तो स्लैक कर जाएगी, ये कम हुई ये ज्यादा हुई तो टूट जाएगी। तो टॉट कब रहेगी? समझ में आ गई बात? जब दोनों एंड पॉइंट्स की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलावा क्या हो जाए? सेम हो जाए। लिखो, ये तो लिख लो। तो velocity of end points of the string, velocity of end points of the string या नॉन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जो एक्सटेंड नहीं होगी, हम यही मान के चल रहे हैं एक्सटेंड नहीं होगी स्ट्रिंग। velocity of end points of the string, यार सही नहीं लिखवाया, काट दो जो लिखवाया भी। लिखो, in taut condition, in taut condition of inextensible string, in taut condition
in taut condition of inextensible string. Velocity of endpoints. Velocity of endpoints of the string. Velocity of endpoints of the string along the string should be same. Velocity of endpoints of the string along the string should be same. जैसे ये यूं है, ये एंगल मान लो आपका है 37 डिग्री। VA वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। VB की वेलोसिटी इधर ही चल रहा होगा, आपको VB की वेलोसिटी बतानी है। क्या बतानी है? VB की वेलोसिटी। इस स्ट्रिंग का एंड पॉइंट ये, इसका एंड पॉइंट ये। इस स्ट्रिंग की तो वेलोसिटी एंड पॉइंट के अलोंग कितनी है? 5 ही है। इसकी स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी लेनी है ना, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? VB cos 37। तो क्या आना चाहिए? VB cos 37 डिग्री should be equal to VA। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5 और VA कितना है? 5। तो VB कितना आ गया? 25/4। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गया? एक और देख लो एग्जांपल। इन दोनों में वेलोसिटी में रिलेशन बताओ। ये स्ट्रिंग के अलावा है, ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा। इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट क्या होगा? VA cos θ1। और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? VB cos θ2। क्या ये समझ में आया? पक्का? लिख लो इसको, इतना लिख लो। लिख लो इसको, सोच लो अच्छी तरह से, फिर बताता हूँ आपको। एक मेथड है, इसको ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं पावर मेथड। पहले बताओ, एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग कोई एनर्जी का सोर्स है क्या? इस स्ट्रिंग कोई एनर्जी का सोर्स है क्या?
यार जवाब तो दो, गलत दे दो, सही दे दो, कुछ तो दो। जवाब ही नहीं दोगे तो कैसे पढ़ाऊंगा? कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है ना। इफ स्ट्रिंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी, तो स्ट्रिंग अगर कहीं से एनर्जी ले रहा है तो कहीं पे एनर्जी दे रहा होगा। तो जो वर्क है वो क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क की डेफिनेशन पहले भी, सॉरी वेक्टर नहीं है, स्केलर है। वर्क की डेफिनेशन करवाई है ना मैंने डॉट प्रोडक्ट में। यस सर। हल्के से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? बेटा इंटरेक्ट करो यार मेरे साथ, बताओगे नहीं कैसे पता चलेगा? मैं कैसे पढ़ाऊंगा तुम्हें अगर हाँ मेरे को हैंडीकैप कर दोगे एकदम, तुम जवाब ही नहीं दोगे तो। वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है? सर पावर। पावर बिल्कुल बोलना है यार, डरना है कि इस बात का? गलत ही तो बोलेगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो पावर किसके बराबर आ गया? फोर्स और वेलोसिटी का क्या आ गया? डॉट प्रोडक्ट आ गया, हाँ है ना? डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है? डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है? जब दोनों वेक्टर के बीच का एक रूट है करो। यार अनम्यूट करके बोल दो। और नेगेटिव कब आएगा? जब ऑप्टिव तो। जब ऑब्ट्यूजन बोलो। बहुत बढ़िया। अगर मान लो ये स्ट्रिंग किसी को हर एक सेकंड में 10 जूल एनर्जी दे रही है, हर एक सेकंड में, तो ये कहीं ना कहीं से ये 10 जूल ले भी रही होगी, यस सर। क्योंकि ये एनर्जी का सोर्स तो है ही नहीं। समझ में आई बात? तो अब मैं ये कहता हूं, अब ध्यान से देखना। m1 इसकी वेलोसिटी v2 और इसकी वेलोसिटी v1 है। अब जरा ध्यान से देखना, ये स्ट्रिंग इस m2 पे किधर फोर्स लगाएगी ये बताओ मेरे को। ये स्ट्रिंग m2 पे किधर फोर्स लगाएगी? पीछे की तरफ या आगे की तरफ? सर पीछे। की तरफ। पीछे की तरफ ही लगा सकती है, क्योंकि स्ट्रिंग, इसको टेंशन T बोल दो। ये स्ट्रिंग m1 पे किधर फोर्स लगा रही है? सर आगे की तरफ। आगे की तरफ। ये दोनों टेंशन सेम होंगी, क्यों? अभी पढ़ाया था टेंशन इन ए मासलेस स्ट्रिंग थ्रू आउट इट्स लेंथ इज सेम, हाँ या ना? यस। 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 P1 पावर बताओ, P1 का पावर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इस पे रेसिव फोर्स भी इधर लगा रही है और वेलोसिटी भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? सर 0। तो T इंटू V1 इंटू cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। P2 का कितना पावर होगा? इसमें फोर्स और वेलोसिटी के बीच का 0। एंगल क्या है? 180। तो T इंटू V1 इंटू cos 180 आएगा इसमें। इसमें क्या आया था? cos 0 आया था। तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है? तो माइनस। माइनस। तो P1 तो क्या आ गया? T इंटू V1 के बराबर। और P2 किसके बराबर आ गया? यार ये गलत लिख दिया। क्या आ गया? माइनस T इंटू V2 आएगा। टोटल पावर क्या होगी? P1 प्लस P2 क्या होना चाहिए? रसी टोटल पावर क्या देगी ये बताओ? जीरो। क्यों? रसी इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई? T इंटू V1 माइनस T इंटू V2 इक्वल टू 0। यही आएगा ना, T इंटू V1 इक्वल टू T इंटू V2। T से T है तो V1 किसके बराबर आ गया? V2। यही तो बात मैंने पहले बताई थी तुम्हें, हाँ है ना? देख के भी तो यही बताया था, बस अब पावर से बताया मैंने। लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो जो मैं कहता हूं। लिखो, नेट पावर डिलीवर्ड बाय, नेट पावर डिलीवर्ड बाय, नेट पावर डिलीवर्ड बाय inextensible string
net power delivered by inextensible string, net power delivered by inextensible string is 0 because string is not a source of energy. Because string is not a source of energy. लिख लिया? yes, एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ तुम्हें। रस्सी इस पे किधर फोर्स लगाएगी? ऊपर की तरफ। इस पे फोर्स किधर लगाएगी? इधर की तरफ। हाँ या ना? yes, Yes, sir. पावर ऑफ ए क्या आएगा? पावर ऑफ ए पहले बताओ, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? sir, negative, माइनस टी इंटू वी ए आएगा। पावर ऑफ बी क्या आएगा? पहले बताओ, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? sir, positive, एक्यूट एंगल है क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी के बीच में, तो टी इंटू वी बी। लेकिन साथ में क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। yes, इसमें तो 180 है, 0 था तो कॉस 0 1 हो जाता है। अब मेरे को ये बताओ, पी ए प्लस पी बी क्या आना चाहिए? बताओ मेरे को, टोटल पावर क्या होना चाहिए? 0। पी ए कितना है? माइनस टी इंटू वी। पी बी कितना है? टी इंटू वी बी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? टी इंटू वी ए इक्वल टू टी इंटू वी बी इंटू कॉस थीटा। टी से टी गया तो वी ए किसके बराबर आ गया? वी बी कॉस थीटा। सेम ही आंसर आ रहा है जो पहले करवाया था। आया ना? yes, sir, क्या लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें? yes, Yes, sir. Yes, sir. लिख लो बेटा इसको। ये बहुत बढ़िया फंडा है एकदम, सब जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे एकदम। जब लिख लो तो बता देना। लिख लिया बच्चे? no, sir, जल्दी लिखो।
लिखिए। चलो वी और वी में क्या रिलेशन होगा? दोनों केस में टेंशन तो ऊपर ही होगी। इसका पावर कैसा आएगा? पीपी का पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सर नेगेटिव। और पीए का? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। दोनों का सम 0। तो वी किसके बराबर आ जाएगा? वी के बराबर आ जाएगा। मैं ये मान के चलूंगा सारे के सारे पुली मासलेस है, ठीक है? ठीक है, इन दोनों में रिलेशन निकालना है। मेरे को ये बात बताओ, इस रस्सी में अगर टी टेंशन है इधर, तो इस रस्सी में कितनी टेंशन हो? इसमें बोल दो जाओ फटाफट। सर T2। टी होगी, ये पूरी रस्सी तो सेम ही है ना यार। और इसमें भी क्या होगा? T। ये रस्सी इस पुली को किधर खींच रही होगी? तो ऊपर। ऊपर ही खींचेगी। ये रस्सी इस पुली को किधर खींच रही होगी? तो ऊपर। ये रस्सी इस पुली को किधर खींच रही होगी? तो ऊपर। ये वाली। beneath। किसी भी पुली पे नेट फोर्स क्या होता है हमेशा? मासलेस पुली पे। तो 0। 0। तो टी डैश किसके बराबर होगा? 2t। ये रस्सी बी पे किधर फोर्स लगा रही होगी? ऊपर। ये रस्सी बी पे किधर फोर्स लगा रही होगी? ऊपर। कितना? टी डैश दैट इज 2t। आया ना? समझ में आ गई ये बात? यस सर। इस पे देखो पावर क्या है, पावर ऑफ बी। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. पी टू बी। पावर ऑफ बी बताओ कैसा आएगा? ऊपर की तरफ 2t लग रहा है इसके, वेलोसिटी ऊपर, तो कितना पावर आएगा? ये आएगा। यस। टोटल पावर यस क्या सर। होगा? 0। मैं थोड़े से स्टेप आगे हूँ, ठीक है? तो वी ए किसके बराबर है? 2 वी बी के बराबर है। हाँ या ना? इसका मतलब
अगर इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी 8 मीटर पर सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी होगी? 16 कितनी होगी? So 16. 16 कैसे यार, बी ए की वैल्यू 8 पुट करते हैं, बीबी की वैल्यू कितनी आती है? So 4. तो 4 मीटर पर सेकंड होगी। क्या लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. है ना? मतलब नेट पावर ही 0 कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना। इनमें रिलेशन निकालना है। इस रस्ते में क्या टेंशन होगी? टी मान लो, इसमें टी ऊपर, इसमें टी ऊपर, तो इसमें ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा? 2T. ये पूरी रस्सी सेम ही है, इसमें भी टी ऊपर, इसमें भी टी ऊपर, इसमें ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा? So 2T. 2T इस पे रस्सियां मिलके टोटल पावर क्या होगा? पी ए। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? ये बताओ। So negative. नेगेटिव आएगा। इस रस्सी के कारण कितना पावर है? इसके कारण कितना है? 2T. क्या आ जाएगा? क्या लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. पावर ऑफ बी कितना आएगा? V. दोनों का सम कर दूं। स्टेप आ गया थोड़े से। क्या ये समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो तो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना। नकुल जो पेपर है ना, उसके मैं सॉल्यूशन बना के डाल दूंगा ग्रुप के अंदर। ओके सर। ओके बच्चों।